कार्यक्रम रहेगा। नहीं, जब भी खेत खाली हो तो इस पहली बात तो ध्यान देने वाली ये है कि हमारे खेतों को हमने उसको सब सॉइलर बोलते हैं, वो जमीन के अंदर निकालना जरूरी हो गया, क्योंकि काफी एरियाज में झज्जर है, रोहतक है या सोनीपत, पानीपत, काफी एरियाज में आप सभी जितनी अपने पास जमीन है उसके अंदर सब सॉइलर से जुताई करें। 4 से लेकर 6 फीट तक का फासला रख के दोनों साइड से उसको निकालना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसान साथी के पास वो सब सोलर होना। आपस में एक दूसरे किसान से 5-10 किलोमीटर के दायरे से लेके उस काम को हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सबकी जमीनें खाली हो जाएंगी गेहूं निकलने के बाद। उसके बाद अपनी जमीन का जीरो लेवलिंग जिसका होता है वो अपना जीरो लेवलिंग करे। जैसे हमारा एरिया है इसमें जीरो लेवलिंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो वैसे ही ऊंचे टीले की जमीन है, वो जीरो लेवलिंग नहीं हो सकती, उसमें किसान का खर्चा ज्यादा आएगा। और फ्लड इरिगेशन नहीं है, पानी खुला नहीं लगता हमारे यहाँ, फुहारा पद्धति है, तो हम नहीं कर सकते उस चीज को। कोशिश करेंगे अगर कुछ होता है तो। और ये समस्या आज हमारे एरिया में भी हो चुकी है कि पानी का भराव होना, जहाँ झील है पानी जहाँ इकट्ठा होता है एक जगह पे, वहां भी काफी एरिया में देखा है कि वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है और वो पानी 3 महीने तक खड़ा रहता है। फसल भी मार में आती है, किसान की पैदावार भी घटती है और जमीन भी रुकी हुई रहती है। काफी किसान साथियों के सवाल ये भी हैं हमारे एरिया में कि बालुई रेता की जो जमीन है उसके अंदर हार्ड पैन नहीं होता। मैंने अपने खेत में खुद ये चीज चेक की है, हार्ड पैन हर जगह पे है और 100% है। ये चीज हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि बालुई जमीन जो है उसके अंदर भी ट्रैक्टर घूमे हैं, उर्वरक डाले हैं, तो उसकी एक परत और जमीन को टाइट होना स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी किसान साथी के मन में ये है कि मेरे एरिया में नहीं है या मेरी जमीन में नहीं है, तो वो सब सॉइलर चलाने के बाद उसको मालूम चलेगा कि भी हार्ड पैन कितना है, कितनी जमीन तेरी टाइट है। हम सिर्फ 9 इंच 10 इंच तक जुताई करते हैं, भले ही हमने पलाऊ निकाला हो, रोटावेटर निकाला है तो वो अपना 4 से 6 इंच तक लगता है, या एरो से जुताई की है तो 4 से 6 इंच तक ही जुताई कर पाते हैं। नीचे की जमीन बिल्कुल टाइट हो चुकी है, इसीलिए हमारी पैदावार कम हो रही है। एक जिन किसान साथियों ने अभी बिजाई करनी है, जैसे प्याज का समय है और प्याज के लिए जो है वो मल्चिंग का प्रावधान जरूर करें। उसके साथ अगर 10-20 किलोमीटर के दायरे में किसी किसान साथी के पास सब सॉइलर है तो अभी भी बिल्कुल ट्राई दे सकते हैं आप, और उसको ऊपर बेड के ऊपर लेके आए। उसको बेड बनाने का कारण ये है कि एक जगह उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी होनी, पैदावार बढ़ जाएगी, जमीन को ढक के रखना, खरपतवार कम होंगे, जमीन ढकी हुई होगी तो बैक्टीरिया जो है वो नमी के अंदर काम करेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। जमीन सूखी होगी, सूखे में हम नहीं खड़े हो सकते तो बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे हमें, पानी कम लगेगा। ऐसा हमारा मानना है। बाकी किसान साथी अपना खुद का भी ट्रायल करके देखेंगे।
जैसे मेरे एरिया में कड़वा और नमकीन पानी है। मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो चीजें कड़वे और नमकीन पानी में भी फसल ले सकते हैं हम, पैदावार के तहत। खाली लगाना है फसल के ऊपर, उस पानी का बर्ताव नहीं करना जिससे फसल जलती हो, जिस पानी से उस पानी में भी जो है फसल अपनी बन जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि उसका सारियेपन जो है वो मल्चिंग नीचे दबाए रखेगी। जब जमीन नंगी होगी, खुली होगी, तो उसके अंदर सारियेपन भी आएगा, सूखा भी जल्दी आएगा, जिससे हमारे को पानी की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जमीन ढकी हुई है, ढके हुए के अंदर अपने आप नमी बरकरार रहेगी। जिस पानी के अंदर लवण की मात्रा ज्यादा है, जो जमीन ढकी रहेगी उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो लवणीय चीज जो पानी है वो भी हमारी फसल को परेशान नहीं करेगा और हमारी फसल में पैदावारी होगी। कुछ एरियाज में जैसे रोहतक के झज्जर के कुछ एरिया में मेरी चर्चा हुई काफी किसानों से, वो बोल रहे हमारे खेत में रई है। रई बोले तो बिल्कुल ऊपर से भुरभुराहट हो जाता है, नमकीन सी हो जाती है, जमीन में पैदावारी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अगर मल्चिंग के अंदर हम उस खेत को ले आते हैं, बेड के ऊपर खेती करें, मल्चिंग से ढक दें उसको, सब सोइलर पहले निकालें, तो वो चीजें नहीं रहेंगी। नीचे जो है सब सोइलर निकालने का माध्यम, मेरे दिमाग से तो एक ही चीज सामने आई कि कुछ बैक्टीरियाज हमने रासायनिक उर्वरक डाल के या खरपतवार नाशक डाल के उन बैक्टीरियाज को मार दिया, कुछ जो है वो जमीन के नीचे चले गए। अगर हार्ड पैन को तोड़ देते हैं तो मेरा मानना ये है मोटा मोटी कि शायद कुछ बैक्टीरियाज नीचे जमीन में हैं, वो बैक्टीरियाज ऊपर तक आ जाएंगे और वो अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, वो अपना काम शुरू कर देंगे। हम जो है उस जमीन को ढक के रखेंगे, नमी बरकरार रहेगी, तो वो बैक्टीरियाज अपने आप अपना काम करते रहेंगे। शुरू की साल में कुछ पैदावारी घट सकती है, वो हमारे ऑर्गेनिक में भी घट रही है, भले ही हम कितना ही जीवामृत डाल लें, कितना ही वेस्ट डिकम्पोजर डाल लें, वो भी उसके अंदर घटती है पैदावारी। इसके अंदर कम संभावना है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी जब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, वो बेड बनेगा जी अपना 38 से 42 इंच, ट्रैक्टर के टायर के बीच का। जो खड़ियां रहेगी, कुछ हमारे किसान साथियों का मानना ये है कि भाई आधे से ज्यादा खेत खाली रहेगा। खाली रहेगा, उसका नुकसान नहीं है। उसके बीच में जो है आप अपना कोई भी मेथी हो गया, इस समय का चना हो गया, या और कोई ऐसी चीजें डाल लें जिससे खेत को हरी खाद भी मिल जाए और कुछ जड़ों से वो अपनी फसल को उर्वरक भी दे दें। जैसे काफी अनाज तेज दालों के जड़ों के अंदर होता है कि नाइट्रोजन फिक्सर है। समीर भाई नमस्कार। सत श्री अकाल सरकार, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आधे से ज्यादा खेत नहीं रहता समीर भाई, उसमें दो या सवा दो कनाल ही रहती है। वो किसान भाइयों का भ्रम है, 2 से सवा 2 कनाल ही रहती है यदि हम पिकनिक तकनीक की बात करें तो। अमृतपाल वीर जी, इसी चीज के लिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कि काफी किसान साथियों के दिमाग में यही रहता है कि बीच में जो जगह रह जाती है वो मतलब जो है पैदावारी घटेगी। उसका सबूत अपने पास पंकज मात्रा और कमल मात्रा जी हैं, क्योंकि उन्होंने अब की बार प्रैक्टिकल हरियाणा फतेहाबाद के अंदर करके दिखाया है।
उस चर्चा की। अच्छा अच्छा। किसान साथी कर्म में ना पड़े और ये चीज जो है वो एक बार थोड़े पत्थर पे करके देखें। थोड़े पत्थर पे बोले तो 1 या 2 कनाल में अपना बेड के ऊपर कर लें, बाकी की खेती अपने जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कर लें। बेड के ऊपर मल्चिंग करके देखें, उसका सर्वे निकाल लें कि इतनी पैदावारी हमारे को ज्यादा हुई या इतनी कम हुई। दूसरी बात, बेड और मल्चिंग के ऊपर अगर हम आते हैं सबसॉइलर निकाल के, तो अगर हमारी फसल लेट भी होगी तो लेट कोई मायना नहीं रखती वो, क्योंकि उसका भोजन एक जगह एक इकट्ठा है, उसको ज्यादा ताकत मिल रही है, तो वो जो है वो जल्दी ही उसको पनप के और पूर्ति हो जाती है। कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती। अगर हम पछेती किस्म कई बार जो है खेत में लगाते हैं, अभी जैसे काफी किसानों के फसल लेट हो गई, अभी गेहूं लगाना है, कुछ एक आध रह रहे हैं, नहीं तो सबका लग चुका है, तो अगर बेड के ऊपर लेके आते हैं तो उसमें भी जो है वो जल्दी ही भरपाई उसकी हो जाती है। तो बेड के और मल्चिंग के ये फायदे हैं। खुले में मल्चिंग पिछली बार मेरे पास ये चीज नहीं आई थी, तो मैंने मल्चिंग के ऊपर 1 एकड़ में प्याज लगाया था। प्याज की पैदावारी मेरी बढ़िया रही। खरपतवार जो हमारे किसान के गले की हड्डी बनी हुई है, ढकी रहेगी, तो धरती माता को उगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति जो है पेट भरने के लिए वो मल्चिंग करती रहेगी और धरती माता को जो चीज चाहिए वो गला सड़ा के अपना पेट भर लेती है। ये आपका मानना हो या ना मानना हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि धरती माता भी एक पैदा करने वाली है, जननी माता है। तो जब इसके भ्रमण पोषण के लिए, इसको पेट भरने के लिए अगर खुराक नहीं मिलेगी, तो फिर वो जो है बच्चे पैदा अच्छे कैसे करके देगी। वो बच्चे इसीलिए अच्छे होंगे जब उसका पेट भरा हुआ होगा। जैसे गाय भैंस हम अपने पेट के लिए जो सुना, अभी सर्दी के अंदर ये बना लो वो बना लो, और 12 महीने की एनर्जी इकट्ठी करते हैं। किसी ने गूंद डलवाया, किसी ने गाजर पाक डलवाई। तो अगर हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने गाय भैंस के दूध के लिए कर रहे हैं, तो उसको अगर हम खुराक देते हैं तो धरती माता को खुराक क्यों नहीं, क्योंकि वो भी पैदा करती है, हमारे को अच्छी फसल देती है। काफी किसान साथियों की जमीन अगर कमजोर है तो उसका कारण ये है कि उस जमीन के अंदर खुराक नहीं है या उसमें उर्वरक की मात्रा कम है। तो मल्चिंग के द्वारा हम उसको दे सकते हैं, गोबर की खाद के द्वारा दे सकते हैं। तो मल्चिंग पे आगे तो जो भी अवशेष या जो भी बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप उसमें काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नमी बरकरार रहेगी तो अपनी फसल कमजोर नहीं होगी। एक छोटी सी मुहिम है ये, इस मुहिम में सब जुड़िए, थोड़ा थोड़ा करके अपना खुद का प्रैक्टिकल, किसी बताए के अनुसार नहीं, क्योंकि मेरे जैसे फेंक बहुत मिल जाते हैं, सुबह से शाम तक उनके बहकाव में आ जाते हैं। किसान का एक चीज मैंने देखी है, किसान को बहका लो कितना भी बहक जाएगा, किसान को समझाओ समझेगा नहीं, क्योंकि किसान अपने आप में सियाना है। बहकाते ही बरगड़ा जाएगा वो, लेकिन समझाएंगे तो समझेगा नहीं। ये एक हमारी कमजोरी है। कोई भी चीज है अगर अच्छे से उसको ध्यान में रखे और ये चीज किए जाए तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट उस चीज के हैं। इसमें बेड मल्चिंग में अपने को पैदावारी अच्छी होगी, खर्चे कम हो जाएंगे, ज्यादा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। शुरू की साल में हम
थोड़े बहुत अगर फसल कमजोर लग रही है तो थोड़े बहुत कोई भी उर्वरक का नहीं तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो किसान साथी रासायनिक से कर रहे हैं, फसल कमजोर लग रही है, बेड और मल्चिंग के ऊपर लेके आए हैं, तो उसमें 1 किलो यूरिया, 1 किलो डाया और 150 ग्राम जिंक, तीनों का मिलाव अलग अलग से घोल के उसका स्प्रे दे सकते हैं। 2 या 3 स्प्रे में जो है उसका काम चल जाएगा। बिल्कुल कम खर्चा, जीरो बजट फिर भी नहीं बोलेंगे, देश कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जीरो बजट कहीं भी नहीं है किसान के लिए, क्योंकि किसान की मेहनत, उसका संसाधनों का खर्चा और जो भी चीज बता रहे हैं भाई ये चीज बनाओ वो चीज बनाओ, तो सब के अंदर खर्चे लगते हैं। जीरो बजट कोई भी नहीं है और जीरो बजट हम इसको भी नहीं बोलते, लेकिन इसको जो है हम ये बोलेंगे कि भी नॉर्मल खर्चे के अंदर हमारा किसान साथी ऊपर उठता है। एक बार मल्चिंग कर दिए, अगली फसल के लिए उस बेड को तोड़ना नहीं है, खाली फसल को काटना है। अगर टाइम है आपके पास तो आप उसके अंदर हरी खाद बो दीजिए। उस हरी खाद को जो है अपने खेत में ही उस बेड मल्चिंग पे दे दो। बिजाई के समय फिर उसमें बीज के बिजाई और कटाई और कुछ भी नहीं करना होता उसमें। पानी का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर बोले तो बहुत कम चीज। पानी का जयलाल जी स्पीकर ऑन है, आपको बंद करियो। ये पानी का खर्चा ना के बराबर है जी। आपका स्पीकर ऑन है, बच्चा बोलता सुन रहा है। जयलाल जी, हेलो जयलाल जी, मास्टर जी आप बंद कर सकते हैं। सर जो होस्ट है वो बंद कर देना। मास्टर जी आप सभी का स्पीकर ये बंद कर सकते हैं माइक। हाँ आप कर दीजिए सभी का। ठीक है चलो फिर। तो उसमें जो है हमारे को अच्छे फायदे होंगे। ये खेती एकदम से नहीं बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता किसानों को आएगा, तो हम जो है उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पद्धर पे लेके आएंगे। काफी किसान साथियों के आवाज ये आई है कि हमारा बाग सूखने लग गया। बाग सूखने का कारण यही है कि उसकी जड़ों में ही पानी देना ड्रिप के द्वारा। जड़ें गहरी नहीं जाती क्योंकि नीचे जो है जमीन टाइट है। अगर हमने उस जमीन में सब सोइलर निकाल दिया, हार्ड पैन तोड़ दिया, उसको हार्ड पैन ब्रेक बोलो, हार्ड पैन तोड़ना बोलो या टाइट परत को तोड़ना बोलो, अगर वो चीजें कर दी तो बाग के अंदर भी ये चीजें नहीं आएंगी। तो इन चीजों को आप ध्यान में करके थोड़े थोड़े पद्धर पे एक बार शुरुआत करके अगर किसी भाई का अगर कोई फायदा नहीं होता या समझ में नहीं आता तो आप कभी भी हमारे आदमी साथी लगे हुए। मेरा भी जैसा भी टूटा फूटा ज्ञान है, जैसी टूटी फूटी नॉलेज है, वो मैं भी खुद अपना देने के लिए तैयार हूँ। किसी टाइम भी कोई भी किसान साथी पूछ सकता है, मोबाइल पर सबके दिए जाएंगे। एक बार इस पहल को थोड़ा सा शुरू करके संतुष्टि के लिए थोड़े थोड़े पद्धर पे करके देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अभी हमने शुरुआती दौर में ये सोचा था कि कोई नहीं कर पाएगा इस चीज को, क्योंकि ये खेती उल्टी है। उल्टी बोले तो कभी फसल को ढका जाता है क्या?
अभी मेड के ऊपर फसल होती है, मेड बोलते हैं उसको, जो बेड बनाते हैं उसको मेड बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। बोले मेड के ऊपर फसल हो जाएगी क्या, उससे पूर्ति हो जाएगी क्या। तो किसानों के दिमाग में ये चीज थी और हमारे भी दिमाग में थी, उनके साथ हम भी हैं, उन किसानों के साथ। फिर हम जैसे जैसे उस चीज हमने देखा, और मैंने 2 एकड़ में प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल मैंने लहसुन लगा दिया है, उसके अंदर प्याज बीज के लिए लगाया है, और बाकी बची हुई जमीन में प्याज लगाऊंगा। मेरे को अभी तक कोई भी नुकसान नजर नहीं आ रहा। मेरी फसल अपनी जगह पे सही खड़ी है। कमजोरी रही होंगी तो मेरी होंगी, फसल की कोई कमजोरी नहीं है। मेरी खुद की देख रेख के कारण बोले तो मल्चिंग कम होना या उस चीज को अच्छे से फॉलो न करना, वो मेरी कमजोरी रहेंगी। लेकिन फसल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से 100%। मैंने शुरुआत की है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ इस चीज को बोल सकता हूं कि हाँ, ये चीज जो है वो, क्योंकि वो चीज बीच में पहले बोल चुका, मैं अभी फिर बोल रहा हूं। अगर किसी किसान साथी को ऐसा लग रहा है कि भाई तेरी पैदावारी घटेगी, तो उसमें कुछ जैविक का, जो किसान साथी करे वो जैविक का सहारा ले सकता है थोड़ा बहुत। जो किसान साथी रासायनिक का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत रासायनिक का प्रयोग कर सकता है। उससे नुकसान भी नहीं है, उससे जमीन भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमें वो स्प्रे के जरिए देना। हमारे किसान साथी के पास ये चीजें लगभग उपलब्ध हैं, हर जगह पे हैं। मेरे एरिया में धान का पुआल नहीं है, मेरे एरिया में गन्ने का पाती नहीं है, तो मेरे एरिया में गुआर का भूसा हो गया, सरसों का भूसा हो गया, चने का भूसा हो गया, तो उन चीजों से भी हम फायदा उठा सकते हैं। बाजरे का भूसा हो गया, तो बाजरे की पूड़ी बोलते हैं अपन, तो उसको बारीक काट के और वो भी डाली जा सकती है। बेचेंगे तो 1 एकड़ का वो जो है हमारे को लेने वाला 1800 रुपया दे जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। एक हमारे एरिया में हरी समस्या है, और हमारे एरिया में नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या नजर आई, खास करके अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी में भी होगा, आग लगाने वाली प्रक्रिया। उससे हम बचेंगे, प्रदूषण से बचेंगे, वो चीज हम अपने खेत में डालेंगे। अपने खेत की मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनेगी, आग लगने से बचेगी, और अगले के दिमाग का जो झंझट है, जिसको वो झंझट समझता है, जिसको कूड़ा समझता है, वो हम अपने खेत में लाके डाल देंगे तो हमारी पैदावारी बढ़ेगी। मेरे एरिया में बाजरा निकालते हैं, उसके बाद जो बाजरे के अंदर से भूसी निकलती है, जिसको गुंबड़ा बोलते हैं या तूतड़ा बोलते हैं, उसको भी काफी किसान साथी आग लगा देते हैं। सबसे घिनौनी बात है कि प्रदूषण को खराब करना, और अपने खेत में जो चीज अच्छी है उसको हम जला रहे हैं, वो गलत है। उस चीज से अपनी मल्चिंग कीजिए, मेड के ऊपर अपनी खेती को लेके आइए, बेड के ऊपर, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने को मिलेंगे, बढ़िया उससे फायदे होने हैं, और आपस में एक भागीदारी रहेगी। ये चीज अगर आएंगी तो आपस में एक दूसरे किसान साथी के साथ हम जुड़ के, कड़ी से कड़ी जुड़ के काम करेंगे, क्योंकि मेरी पोस्ट नहीं है वो चीज
लेने की, वो बिजाई वाली मशीन या सब सोइलर, तो ये चीजें हम आपस में एक दूसरे किसान साथी से उधारी लेके और वो अपना काम निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं और कोई नुकसान नहीं है। और मैं अपने पंजाब के कुछ किसान साथियों का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने हमारे से पहले उस टेक्नोलॉजी को अपना के, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ यंत्र भी तैयार करवा लिए, जैसे बिजाई वाली मशीन, साथ में बेड बनेगा। अगर कोई भी फसल खड़ी है, जैसे कपास खड़ी है और कपास के अंदर ही हमने उसको बेड बनाना है, बिजाई करनी है, तो खड़ी कपास के अंदर भी वो आगे उसको मल्च करता चलेगा, पीछे जो है वो मशीन बिजाई करेगी और साथ साथ में बेड बनते चलेंगे। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा उन साथियों का भी कि उन्होंने इतनी थोड़े समय में इतनी बड़ी पहल करके और पूरे देश को ये दिखा दिया कि हाँ, ये खेती अव्वल नंबर पर है। जबकि जैविक खेती को तैयार करने के लिए किसानों को इतना प्रेरित किया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना कि थोड़े समय में अभी बेड मल्चिंग के ऊपर काफी किसान साथी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके फायदे भी हो रहे हैं। अभी मैं इस पहल के लिए अमरजीत जी, आप मेरे आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, तो आप भी कुछ थोड़ा सा इस बारे में हम किसान साथियों का मार्गदर्शन करें, बड़ा धन्यवाद होगा आपका। और जसकरण जी अब और ये भी काफी समय से जो है जुड़े हुए हैं बेड मल्चिंग के ऊपर, और वो मेरे आदरणीय रहे हैं, उन्होंने मेरे को ये चीज दिखाने सिखाने की पिछली साल कोशिश की थी, उन ग्रुपों से जोड़ा और आज जो है हम जसकरण अबोर जी की मेहरबानी से जो है यहाँ पहुंचे। तो अमरजीत जी कुछ आप भी बताइए। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਪਣਾਓ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ
फिर 10 किसानां नूं होर प्रेरो, एक सेहतमंद समाज नूं सिरजना है आपां ने। फिर ही ये जिहड़े कारपोरेट घराणे ने, इन्हां ने पहलां अपनी खेती बर्बाद कीती, खेती जदों बर्बाद हो गई तो अपनी सेहत बर्बाद हो गई। बीमारियां ने जकड़ ले, हरेक घर दे विच किसे ना किसे दी एक या दो व्यक्तियां दी दवाई चलदी है। जेड़े कारपोरेट घराणे ये फर्टालाइजर और कीटनाशक बनाउण ते लगे है, उही ये अपनियां मनुखी दवाइयां बनाउण ते लगे होए ने। पहला वातावरण नूं बिगाड़ो, बीमार करो, फिर दवाइयां बेचो। सो इस क्रांति नूं, इस मिशन नूं जे जितना है तां तुहाडे जिहे नौजवानां दी लोड़ है। आज़ादी दी लड़ाई विच 7 लाख शहीदियां दित्तियां, फिर अंग्रेजां तो खुड़ा छुटिया। ये छतर कारपोरेट ये थोड़े करके मैदान छड्डण वाले नहीं हन। किसे ना किसे होर बहाने आ बर्मी कंपोज है जी, आ फलानी है जी, नवियां नवियां ऑर्गेनिक कह के खादां और दवाइयां अपने सामने परोसणगे और परोस भी रहे है। किसे चक्कर दे विच नहीं पैना। आशफ शरीफ जी कह रहे ने भी इस धरती दे विच जो खुराक पौधिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है वो ਲੱਖਾਂ टन अपनी धरती दे विच पई है, पर फिर भी आपां ने नुकसान कर बैठी भी जिहड़ी इस पौधिਆਂ ਨੂੰ खुराक बना के देण वाली उन्हां दी मां है, उसनूं आपां ने बर्बाद करता, बीमार करता। ਉਹਨੂੰ किवें बीमार कीता है? तकड़े हल चला के जमीन नूं पानी च डबो के फर्टालाइजर कीटनाशक छिड़क के वो बीमार पई है। जदों ये नियम अपना लिया, पानी च धरती डबोनी नहीं, फर्टालाइजर कीटनाशक देना नहीं, जमीन नूं उपरों नंगा नहीं छड्डना, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो जीवाणु पौधे की खुराक तैयार करते ने, वो धुप दे नाल भी मरदे ने और कोरे नाल भी मरदे ने। जदों मल्चिंग करी जाती है तां ये वो बैक्टीरिया जां उन्हां नूं माइक्रोब्स कह दईए जां पौधिਆਂ दी मां कह दईए, वो बची रहूगी धुप तो भी ते कोरे तो भी। दूसरा भी धरती जदों अपने 40 डिग्री टैंपरेचर हुंदा है तां वो 70 डिग्री टैंपरेचर हो जाता है हेठां धरती का। सर्दी दे विच जे 20 डिग्री टैंपरेचर है अपने तां धरती दे विच 10 ही रह जाता है। वो माइक्रोब्स जो हैं वो मर जाते ने इन्नी गर्मी नाल ते इन्नी सर्दी नाल। सो बस ये नियम बावला जी भी दस चुके ने ते जे नहीं किसी नूं किसान नूं पता लगदा ते दोबारे फोन करके जदों मर्जी सेवा लो। बावला जी भी देणगे, जसकरण जी भी देणगे। सो वीरो कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਆਸ਼ਫ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਸਕਰਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਵਲਾ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ जुड़े ने और इस मिशन कामयाब करनगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी अपना मोबाइल नंबर और दे दो एक बार।
98 721 91 537 97 721 91 537। धन्यवाद। साथियों, मेरा मोबाइल नंबर है जी 16 34 300 999 16 34 300। मेरी जो भी जानकारी है, जो भी जानकारी रहेगी, वो मैंने अपना बनाया कि चीज को स्टोरेज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक गोडाउन का माध्यम बनाया है जिसको आप चैनल बोल ले। हम यूट्यूब पर नहीं है, मैं ही उस एरिया में किसी भी किसान साथी को अगर ये जानकारी जो हमारे पास है, वो सारी जानकारी, नंबर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। जैसा भी रहेगा, हम किसान साथियों के लिए अग्रसर हैं। कभी भी सुनील जी अपना माइक बंद करो एक बार। सुनील जी, गुरु जी आपका भी मास्टर। हाँ, जो भी जैसी भी जानकारी अपने पास टूटी फूटी है, हम अपने किसान साथियों के लिए किसी टाइम भी कोई भी किसान साथी फोन पे बात कर सकता है। अगर टाइम होगा तो हम हाँ बोल देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और जो भी जैसी भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। किसी टाइम भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ ज्यादा नॉलेज का सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जैसे भी हैं टूटे फूटे हैं वो आपके सामने खड़े हैं, या कहीं ना कहीं से आपको वो चीज बटोर के ला के देंगे। मेरे हिसाब जी वीर जी। हाँ, एक और नवादो सभी भाइयों को पिछले 3 साल से कर रहे हैं पिकनिक पे, और परमानेंट अरेंजमेंट रखा हुआ है उन्होंने। उनका नाम है हरदीप सिंह, पिंड सिक्खा वाला जिला है मुक्तसर। आप वो उनका मोबाइल नंबर बोल देता हूँ मैं जी। 9491710724। एक बार फिर से बोल दूं पंजाबी में कि हिंदी में बोल दूं भाई? हिंदी में बोल दो वीर जी। हाँ, 941172 ये हरदीप सिंह है समेर भाई, सिक्खा वाला से, सिक्खा वाला मुक्तसर साहब का। ये अमृतपाल जी, अमृतपाल जी, हाँ जी, आपके टावर कम होने से आवाज कट रही है, आप मैसेज में डाल दें नंबर। हाँ भाई साहब, मैं मैसेज में डाल देता हूँ नंबर। हाँ जी। और ये अमृतपाल सिंह जी हैं, मेरे गुरु हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग इस भारत देश के 12 स्टेट में आवाज पहुंचाने वाले मेरे गुरु रहे अमृतपाल सिंह जी। इन्होंने जो है वो मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है और आगे पहुंचती रहेगी, क्योंकि उन्होंने शुरू के दिन मेरे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था। और मेरा देवी के अंदर आने का माध्यम एक ही था कि मैं कपास के अंदर रासायनिक छोड़ के एकदम से देविक पे आ गया, और मेरी कपास की फसल इतनी खराब हो गई थी कि उसके अंदर जुताई ही कर। उस दिन इन्होंने एक बात मेरे को बोली थी कि सुमेर भाई, एक बार जो है आप इसके अंदर रासायनिक का प्रयोग करो।
मैंने इनको एक ही बात बताई थी, भले ही इसके अंदर जुताई करनी पड़ जाए, लेकिन वीर जी मैं उस तरफ तो वो दरवाजे हम समीर भाई, मेरे आज भी बात बिल्कुल याद है। आपने बोला था फसल बर्बाद हो जाए, हालांकि वो समय बहुत ही कठिन था आपके लिए। आप थोड़ा अलग भी हुए थे भाइयों से, बहुत मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन मैं उस बात के लिए आपको हमेशा से आपको उस आपका जो दृढ़ इरादा था ना, उसके लिए हमेशा ही आपको बधाई दूंगा कि आपने उस मुश्किल समय में भी अपने वो निर्णय पे कायम रहे और आज आप अनेका ही किसान भाइयों के लिए एक मिसाल के तौर पे और उनको काफी सारा जो ज्ञान है आप बांट रहे हो और बहुत किसान भाई आपके सहयोग से बहुत बढ़िया जैविक खेती में अच्छे परिणाम हासिल कर रहे हैं और आपकी इसी सेवा भावना की बदौलत आप आज सभी राज्यों में अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हुए हो और आगे भी ऐसे रहोगे। भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही इसी भाव से लगे रहें। जी नमस्कार किसान साथियों। मंदिर भाई, हेलो नमस्कार जी। मैं मनदीप पहल बोल रहा हूँ करनाल से। अमृतपाल जी और सुमेर सिंह जी को बधाई हो किसानों में आने के लिए जी। और करनाल के आसपास जिसने पिकनिक का मॉडल देखना हो, 28 किले में मॉडल है जितेंद्र मंगलानी जी का, गांव फरीदपुर। हाँ जी, 6 किले का बाग भी है और भी है। बिल्कुल मनदीप भाई, और आपको भी बधाई हो। हाँ बिल्कुल मनदीप भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके सहयोग के साथ ही ये सब संभव हुआ है। आप हो जगतराम जी हो, सम्मान्य जितेंद्र मंगलानी जी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आप भी काफी भाइयों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अमृतपाल जी आप सुमेर भाई के गुरु नहीं, हम सभी के गुरु है आप, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और आप ऐसा मत बोला करो, हम सहयोगी हैं, हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, कोई गुरु नहीं है, हम भाई है, हमने मिलकर साथ में चलना है। माननीय जितेंद्र मंगलानी जी, मनदीप बैल जी का सम्मान योग जगतराम जी, काफी भाई हैं जिनका हमें भरपूर सहयोग मिलता है और हम एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी इसमें कामयाब भी होंगे और काफी हमें इसमें आशा भी दिखने लगी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर, एक मिनट सुमेर भाई, मंदिर पहल है जी क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ सर जी, ऐसा है कि जैसे अपना ग्रुप है मास कोऑर्डिनेट ग्रुप, ये नंबर नोट करो आपके, हमने काफी देखा है जो आपने डाल रखी है, बैड पे कर रखी है, तो उसमें आप अपने कुछ फोटो शेयर कीजिए। ठीक है सर, मेरा तो कोई ज्यादा नहीं है, मेरा तो कम ही है, मैं ट्रायल पे ही चल रहा हूँ अभी तो। अच्छा। और है जो मैं डाल दूंगा, जो मेरे पास है फोटो। हाँ हाँ, तो उसमें आप नंबर नोट कर लीजिए। हाँ ग्रुप में डाल दूंगा सर मैं। ठीक है जी, ठीक। हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, सबको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। मासी 1 मिनट मुझे भी सवाल पूछना, जब भी टाइम मिले बता देना। हाँ जी पूछिए आप। तो 1 मिनट सुमेर भाई हो गया, फिर से मैं सवालों पर आ जाए। सर सवालों पे आ जाओ, और ये मीटिंग जो है वो अगले संडे को फिर लगती रख लो। ठीक है जी। फिर आज जो है वो मेरा और अमरजीत जी का ही कुछ थोड़ा सा हुआ है, काफी किसानों के रह गए हैं और लगभग 1 घंटा अपनी मीटिंग भी चलेगी, होली अभी तक। तो हाँ जी, 5-7 मिनट तो एक बार सवाल जवाब कोई भी इनपुट होता है तो वो कर लो, और ये मीटिंग जो है ना मेरे हिसाब से तो आगे फिर रख लो। कैसा रहेगा अमरजीत जी? ठीक है जावड़ा जी, ठीक है, संडे को रख लो। हाँ तो अगले संडे को फिर ये मीटिंग दोबारा रख लेंगे। विनोद जी आप बोल रहे थे। जी नमस्कार। जैसे अमृत जी ने बताया ना कि कॉर्पोरेट हम पे कैसे हमले कर रहा है, क्योंकि मेरा काम ही इन पे रिसर्च करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस रहे हैं।
बड़े बड़े हमें ट्रैक्टर बेच दिए, यूरिया डीएपी के चक्कर में लगा दिया। और सबसे खतरनाक काम हो रहा है, एक बिल आ रहा है, उसके ऊपर आज भी मीटिंग थी। उसमें क्या है कि जो हमारे पास बीज रखने का अधिकार है वो छीनने की तैयारी हो रही है। और जो हमारे देसी बीज हैं वो धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज डाल के मार्केट में वो खत्म कर दिए गए। जैसे कपास के तो हो ही गए हैं, और बाकी फसलों में भी बीटी का भयंकर असर है। तो सभी किसान भाई एक तो अपने देसी बीज रखने चालू कर दें और आपस में उनको बांटना चालू करें, एक दूसरे से खरीद सकते हैं। और एक बैंक बना सकते हैं, जैसे एक हरियाणा में हो गया, एक पंजाब में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कि 20, 30, 50 किस्म के बीज जो भी किसान भाई रख सकता है जिसके पास जगह है, तो वो उनको संरक्षित करना चालू कर दे। नहीं तो जल्दी ही ऐसा बिल आने वाला है कि आप अपने बीज भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और दूसरा, जैसे बीटी कॉटन है, उसको हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो पशु बांझ हो जाते हैं, और वो बांझपन का असर फिर इंसानों में आता है। तो हमें ये बड़ा ध्यान से सोचना होगा कि हमारे बीज कहीं पे खराब ना हो जाएं। दूसरा, कॉर्पोरेट के ऊपर जो निर्भरता है हमारी, वो कम से कम होनी चाहिए। चाहे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, यूरिया डीएपी कोई भी इनपुट, तो एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए किसानों का जिसमें आपस में हम एक दूसरे से ज़्यादा खरीदें और मार्केट के हवाले अपने आप को कम करें और डाइवर्सिटी बढ़ाएं, है ना। तो ये 2-3 आर्ग्यूमेंट मैं आपको देना चाह रहा था। और जो बीमारियों का खेल है वो भी बड़ा गजब का है। तो वही जैसे अमृतपाल जी बोल रहे थे कि वही जो कंपनियां हैं दवाइयां जहर वाली बना के बेच रही हैं फसलों को। विनोद जी बहुत सम्मानयोग अमरजीत जी जैसे बोल रहे थे। तो हमें जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं ना, उनके छोटे छोटे बहुत सारे तौर तरीके हैं, उनको बस समझ लेना है। तो उनके वीडियो वगैरह मैं शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो किसान अपना डॉक्टर खुद ही बन सकता है, और आपके किचन में और आपके खेत में दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो कोई भी बीमारी है उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। ये मेरा 100% एक ये मानिए कि दावा भी है, और मैं रिसर्च भी इसी फील्ड में कर रहा हूँ। तो डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, यूरिया डीएपी इन सब चक्कर में नहीं पड़े, और अपना बीज बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। और ये गलतफहमी है कि जो पैकेट में आने वाले बीज हैं वही ज़्यादा फसल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देसी बीज अगर पिकनिक मॉडल पे किया जाए तो ज़्यादा फसल देगा। और हर साल जैसे बीज का सिलेक्शन वाला प्रोसेस वो सभी किसानों को पता ही है। थैंक यू। समीर भाई। धन्यवाद जी विनोद जी, बहुत बहुत बढ़िया तुसी गल्लां दस्सियां किसानां नूं, धन्यवाद तुहाडा। समीर भाई। विनोद जी एक बात बताना चाहूंगा। बिट्टी ये आपने बताया ना, बिट्टी बिंदोले पर, अब जी देसी बीज है ना जो उन पे काफी काम कर रहा है जी खेती विरासत मिशन। उन्होंने एक 30-75 बीज मेरे को दिया है। शायद अगली बार मैं उसमें कुछ बीज ले पाऊं जी उससे। थोड़ी अभी दिक्कत हो गई थी, बाकी कुछ सिलेक्शन किया उसमें बीज का और मिल जाएगा। और दूसरा, बांझपन पशुओं के थ्रू नहीं आ रहा जी आदमियों में। ये जितने भी चिप्स, कुरकुरे और ये वगैरह नमकीन वगैरह हैं, इनमें कॉटन ऑयल का प्रयोग किया जाने लगा है जी, सीधा प्रयोग किया जाने लगा है बीटी हमें खिलाने के लिए। सुनील जी सब स्पीकर बंद करिए, या फिर अगर आपका सवाल है तो वो इनपुट कीजिए। सर जी मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा। समीर जी बोलो सर। ये सबसे मेन चीज हमारे किसानों में एक अनभिज्ञता का कारण हो रहा है। मतलब हम बिट्टी वगैरह को बदनाम कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं देखते कि हमारी कमी क्या है। मतलब बिट्टी कुछ एक चीजें ऐसी हैं, हाइब्रिड सीड है, पैदावार बढ़ाने के लिए है, और वो अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वो अच्छे नहीं है। लेकिन अब बीटी पे बात आती है, बीटी में सबसे मोटा दिक्कत ये आ रही है कि किसान में गलत धारणा फैली हुई है। मोनोक्रोटोफॉस दवा, मोनो दवा का स्प्रे, ये इतनी खतरनाक दवा है, पूरे वर्ल्ड में बैन है, लेकिन इंडिया में खुलेआम बिक्री है। और इसका अनलिमिटेड यूज किसान में बिट्टी कॉटन पे स्प्रे करता है, और इसका इफेक्ट मानव शरीर पे भी, पशु शरीर पे, सभी पे आ रहा है।
सबसे मेन चीज है कि हमने पेस्टिसाइड कोई भी यूज करते हैं उसकी लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहिए अम्लता के कारण। और पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा नुकसान पेस्टिसाइड कर रहा है। और दूसरा अमरजीत जी कह रहे थे कि भाई बैक्टीरिया मल्चिंग में बचे रहते हैं। दरअसल क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया कभी भी नहीं मरते जब तक आप कोई जहरीला वो नहीं डालोगे जमीन में। लेकिन मेन चीज ये है कि कोई भी चीज जीवित जब रहेगी जब उसको खाने के लिए खुराक मिलेगी। और ये खुराक जब मिलेगी, जब हम कच्चे कोई भी फसल अवशेष या वगैरह खेत में जब तक नहीं डालेंगे, रॉ मेटेरियल नहीं डालेंगे, तब तक जीवाणु बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते। उसको खाने के लिए, जीने के लिए खुराक चाहिए। तो रॉ मेटेरियल बहुत जरूरी है फसलों खेतों में डालना। और आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बाकी बातें बहुत कुछ है शेयर करने की और आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी तरफ से। सुनील जी धन्यवाद। और आपने जो बताया जो दवाइयां डालनी पड़ती हैं, ये बेड मल्चिंग के ऊपर अगर आप आगे के अंदर पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें तब आती हैं मेरे दिमाग के अनुसार कि जब धरती का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, फसल उस चीज को एग्री नहीं कर पाती। अगर आप मल्चिंग के ऊपर आ जाएंगे, आपके खेत में बिल्कुल तेज धूप पड़ रही है और मल्चिंग के नीचे अगर हाथ डाल के देखोगे तो आपने इतनी ठंडी मिलेगी कि जैसे हमारा कमरा धरती के अंदर है। अगर हम में जिसके अंदर मल्चिंग की हुई है वो मेंटेन कर लेगी, तो गर्मी देगी। हमारा वो यही था कि बेड मल्चिंग के ऊपर अगर हम आ गए तो उसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी तो भी ना के बराबर 2 दिन 4 दिन कोई भी कीट पतंग आएगा तो अपना कार्यकाल पूरा करेगा, साइड में हो जाएगा। हमारी फसल को कोई ऐसा नहीं होना, ये मेरा मानना है, मेरी है। बाकी अगर आप आपको एक सेकेंड लेना चाहूंगा मैं आपकी सुमेर जी। आपकी बात ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी तपेगी नहीं तो आपके मिट्टी के अंदर अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहा तो फंगिसाइड बैक्टीरिया इतने उत्पन्न हो जाएंगे, आपके आने वाले टाइम में फसल बर्बाद होती चली जाएंगी। तो मिट्टी में टेम्परेचर भी होना बहुत जरूरी है ताकि वो बैक्टीरिया जो फंगिसाइड वगैरह के बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी में आ रहे हैं वो नष्ट होते रहे टेम्परेचर से। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सुनील जी, आपकी जानकारी अपडेटेड नहीं है और ये साइंटिफिक नहीं है जो आपने अभी बोला, और पहले बोला था उसमें भी काफी प्रॉब्लम थी। तो आप पिकनिक मॉडल को पूरी तरह समझिए, उसके बाद में बाकी डिस्कशन करेंगे। और विनोद भाई, सुमेर भाई, अगली जो मीटिंग होगी ना उसमें आप मनदीप भाई को और जितेंद्र जी को और विनोद जी को स्पेशली तौर पे आप प्लीज 10-10 मिनट देना। इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है, जो बीटी बीजों पे की है और अच्छी बीज इस्तेमाल की बात की है ना। तो अगली मीटिंग में आप इनसे जरूर राब्ता करना और इनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, 10-10 मिनट जरूर दो। बहुत अच्छा इन्होंने अपना विचार है जो वो पेश किए हैं। तो मनदीप भाई को, जितेंद्र जी को और विनोद जी को, इन सभी को आप इनसे बात कर ना अगली मीटिंग में जरूर रखना। बहुत अच्छी जो है जानकारी है वो इन्होंने अपनी शेयर की है जी। और सुमेर भाई मैं बोलूं थोड़ी देर? बोलो गुरु जी, बोलो। हाँ जी, जैसे आप बीटी कॉटन बता रहे हैं, हालांकि मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बीटी कॉटन में एक जीवाणु दिया जाता है जो कि रोग प्रतिरोधक होता है, आने नहीं देता। मेन चीज है उसको बचाने के लिए जो इस दृष्टि में जीवाणु जो विषाणु जो अपने हानिकारक जीव पैदा हो गए जो तो आक्रमण करेंगे। हाँ, मैं देसी बिल्कुल छोड़ के केवल बीटी कॉटन
बो दिया हमने, जबकि देसी बाउंड्री पर चारों तरफ बोने चाहिए मोड़ा, जो मोड़ा बोलते हैं वहां पर देसी बोते, ताकि जो विषैले जीवाणु जो हाथी पहुंचाते हैं वो देसी पर ही अटैक करे, न कि अपने बीटी कॉटन पर। माफ करना सुरेश जी, सब्जेक्ट था तकनीक विधि और आप कपास और कॉटन पे आ गए। मैं चाहूंगा इसके लिए अलग डे, उसके लिए अलग डे रख लो, जो सही सब्जेक्ट है उसमें बात करो तो ज्यादा बेहतर। थैंक यू। चलो ठीक है, अगली बार फिर अपने इसी मॉडल का फिर दोबारा करते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र पलवल से। सुरेंद्र, मेरे पर्सनल नंबर पे मैं आपको ये कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज का विषय जो है ना वो अलग है और ये चीजें अलग हैं। बिल्कुल मैं आपको पर्सनल नंबर पे कर दूंगा भैया, कोई सर मैं पिकनिक के बारे में बताना चाहता हूँ सर। मैंने 2 बेड टमाटर के लगाए हुए हैं जी, और मैं उसका वीडियो डालूंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं एक बेड पे, कम से कम 5-5, 6-6 किलो, और उसमें कोई भी रोग नहीं है सर। उसमें मल्चिंग की हुई है मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और मैंने आलू में भी मल्चिंग की है सर। बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट है भाई मेरे। और आलू के अंदर तो जो हमारी कॉस्ट आती है ना, जो मिट्टी चढ़ाने की या खरपतवार निकालने की, वो नौबत भी नहीं आएगी उसमें, और अच्छी भरपूर फसल होगी। ये चीज मैंने भी 3 बेड के ऊपर कर रखी है, 3-4 बेड हैं, तो उसका भी जो भी रिजल्ट आएगा ना मैं बिल्कुल सभी साथियों के सामने वो प्रस्तुत करूंगा। और बढ़िया सिस्टम है, इसलिए जो है ना हम इस पागलपन में लगे हुए हैं। आज ये पागलपन है, लेकिन आने वाले समय के लिए हमारे को ये नजर आ रहा है कि हाँ, एक ये चीज हमारे को थोड़ा सा जिंदा रख सकती है। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है सर। आगे ये खेती हमारे बच्चों के भविष्य को बनाएगी जी। और एक तो इससे ये फायदा है सर मल्चिंग से, कि हमें जो हर्बिसाइड के लिए जो पैसे करने पड़ते हैं और जहर नहीं डालना पड़ता, और किसान की मेहनत है वो आधी हो जाती है, आधी भी नहीं रहती। कुल मिला के एक बार यदि आप मल्चिंग पे कर रहे हो तो जो होता है अपना, वो तो होता ही नहीं है सर हर्बिसाइड। बहुत बढ़िया भाई। और इस मीटिंग का यहीं पे समापन करते हैं मेरे हिसाब से। तो सर एक सवाल मेरा आज। बोलो जी। सर मैंने एप्पलबेरी का बाग लगाया हुआ जी। हाँ सर, उसके फल का साइज नहीं बढ़ रहा, कुछ कृपा करके बताएंगे जी। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो। 1 मिनट जी, बोलो जी। 999 1634 300 क्या जी? 300 जी, ठीक है नंबर 3। और भैया एक मिनट भैया, आपने कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सोना से, गुड़गांव, हरियाणा। सोना गुड़गांव। आप अपने एप्पलबेरी की वीडियो और फोटो दोनों लिखकर नंबर लिखो, इस ग्रुप में डाल देना, नंबर लिखो आप। बताओ जी। नमस्कार सर। 1 मिनट। हाँ जी बोलो। 1 बाय 1 की बजाय ना हम ग्रुप में शेयर कर देंगे नंबर वगैरह सबके। हाँ ठीक है, ये ठीक सर। ग्रुप में आप अपने फोटो और वीडियो जरूर दें। 1-2 लाइन और बोलना था मुझे। धन्यवाद। सर इसका जो ऑडियो वगैरह कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि मैं लेट आ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, सबको मिल जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, अगर शायद डिस्कशन हो गया हो इस बारे में, कि जैसे हम बेड पर उस पे गेहूं करते हैं, तो गेहूं करने के बाद विनोद जी माइक बंद करिए। सर क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम बेड पे गेहूं करेंगे, सुन रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी।
हाँ तो सर जैसे हम उसको गेहूं को काट लेंगे तो उसके बाद सर जो उसकी जड़ें बचती है, अगर दूसरी अगली फसल करने के लिए फिर उसको कैसे उसको निकालें अगली फसल के लिए? कैसे उसको जुताई तो होगी नहीं उसकी, तो निकालना नहीं है सर, हाँ जड़ों को जमीन के अंदर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जैसे उसमें क्या जुताई करोगे? वही तो कह रहा, जैसे मतलब कुछ दूसरी फसल लगानी है, मान लो हमें बाजरा ही लगाना है, मान लो बाजरा लगाना है, तब तक बीच में टाइम है। अगर आपके पास पानी का प्रावधान है थोड़ा, तो आप बाजरा लगाने से पहले बाजरे के टाइम के दौरान में अपने को 3 महीने शायद 3 टाइम मिल जाएगा, उस दौरान में आप इसके अंदर हरी खाद बो दीजिए। हाँ अच्छा, ऊपर हाँ साथी थे, अच्छा वो मशीनरी बनाई गई है और अच्छा। बिल्कुल उन्होंने अच्छे तरीके से किया है। ये जितेंद्र मिगलानी जी के पास भी है, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जी सर, एक और क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमारे ये हमारे और पास ये भी अभी कोई भी ये ऐसी तकनीक नहीं है, तो यहाँ पे जो मतलब मशीनें भी नहीं है, तो क्या ये नॉर्मल उनसे किसी से ये हो सकती है, उसका कुछ जुगाड़ वगैरह है? सर आप कहाँ से हैं? मैं सर आगरा से हूँ। आगरा से हो? बिल्कुल आपको ड्राइंग मिल जाएगी, जो ड्राइंग चाहिए, और आपको नंबर दे दूंगा मैं जितेंद्र मिगलानी जी का। उन्होंने कहाँ से वो चीज तैयार करवाई, किस तरीके से करवाई, सारी जानकारी आपको बिल्कुल मुहैया करवाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी किसान साथी को किसी प्रकार की भी अगर समस्या आ रही है, इस बारे में ड्राइंग की जरूरत है या वो मशीनरी बनवानी है, तो बिल्कुल हम उस किसान साथी की पूरी तय दिल से मदद कर रहे हैं। हमारा ये मेन मकसद है। धन्यवाद। जैविक को आगे बढ़ाना, जैविक से इसको और भी अच्छे तरीके से अगर आगे बढ़ाना, तो इससे बड़ा जैविक नहीं है, क्योंकि जैविक के अंदर हमारे को कभी क्या डालना कभी क्या डालना, इसके अंदर इतना डालने की उसकी भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार दिमाग का संतुलन बनाना, उस खेती को बनाना, और उसके बाद लगभग समाधान पहुंच जाना, ये है सर। धन्यवाद। तो समाप्त किया जाए सर? हाँ तो एक लाइन मैं और बोलना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ बोलिए। सभी किसान भाइयों में एक बात और बताना चाह रहा था कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है हमारे देश में आज बहुत 2-3 साल से चालू हो गए। मतलब अचानक से गर्मी, सर्दी, बरसात, ओला, अंधड़, इस तरीके की स्थिति कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए अपने खेत की बाउंड्री को जिंदा पेड़ों से आप कवर करिए। चाहे वो पेड़ आपके एरिया में अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैंने बांस को सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत लंबे होते हैं और किसी भी मौसम क्लाइमेट में उग जाते हैं और फसल आपको सुरक्षित रखते हैं। तो आप अपनी खेत के चारों तरफ पेड़ों की बाड़ लगाइए, और 100-100 फीट पे कम से कम कोई भी पेड़ों की बाड़ आपको लगानी चाहिए। और ये नहीं लगाया तो 2-3 साल 4 साल के बाद में आप कोई भी फसल पैदा करने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि अचानक से जो इन्वायरमेंट है उसमें अचानक से तब्दीली आएगी और बेमौसम बरसात और अंधड़, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर कभी एक लंबा डिस्कशन रख लेंगे, लेकिन डिज़ाइन अपने खेत का अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर भाई, विनोद जी और अमरजीत जी। और भाई अगले घंटे को फिर रख लेते हैं मीटिंग।
बताइए आप सुमेर जी। हाँ बिल्कुल मास्टर जी, रखो, इसी को चालू रखो, क्योंकि लगभग किसान साथियों के सवाल जवाब रह गए, तो अब की बार तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रचार प्रसार ही कर पाए, ठीक है ना। तो अगले संडे को रखते हैं, और सभी किसान साथियों का मैं तहे दिल से तो हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलूंगा कि ये मीटिंग सुचारू रूप से चली, आपने बड़े ध्यान से सुना, और अगली मीटिंग में जो है बहुत ज्यादा किसान साथी आने की संभावना है, और अपनी जो भी कार्रवाई रहेगी वो सुचारू रूप से करेंगे। और सभी भाइयों की मदद के लिए मेरा मोबाइल नंबर फिर मैं बोल देता हूँ 199 16 34 300 9916343000। सभी साथियों का तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद, और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आपने जो है ना जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत कर रहे हो ते हफ्ते ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ भी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मीटिंग समाप्त की जाती है। अगले